हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं रोजरी बायोटेक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे रोजरी बायोटेक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, पूरे बिजनेस का एनालिसिस समझेंगे, टेक्निकल्स को और फिनेंशियल्स को यहाँ पे बिजनेस के, और यहाँ पे ग्रोथ आउटलुक क्या है और आने वाले टाइम में इसमें क्या हो सकता है और सारी चीज़ें, और जो अभी रिजल्ट आए हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा शेयर प्राइस पे, यहाँ पे क्या टारगेट प्राइस आपको देखने को मिल सकती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, और आपको क्या करना चाहिए बाय सेल या होल्ड। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आए जो चेंजेस उसके बारे में पूरा डिटेल्ड इंसाइट आपको दे देंगे रोजरी बायोटेक में। मैं गारंटी देता हूँ कि रोजरी बायोटेक क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी चीज़ जान जाएंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले ये मार्केट टिकर है जो कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे बहुत से लोग। ये एक बेसिकली नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है। इसमें क्या होता है कि सभी बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज से सभी तरह की खबरें, भले कुछ भी हो, भले कॉन कॉल की अगर अपन बात करें, जैसे कि अभी हम लेटेस्ट में देख रहे थे कॉन कॉल हाइलाइट्स आई है डॉक्टर रेड्डी की, या फिर अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करो, या फिर कोई भी तरह की रिपोर्ट या कोई भी तरह की स्टॉक मार्केट की खबर ऑटोमेटेड बेसिस पे जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल न्यूज़ सोर्सेज है वहाँ से आ जाती है। आपको कुछ नहीं करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आप जाके क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए बीट द स्ट्रीट और आप ये वाले चैनल पे पहुंच जाएंगे। आप इसे जल्द से ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो हम लोग इसे, क्योंकि आने वाले टाइम में अब इसे हम लोग यहाँ पे प्राइवेट करने का सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। चलिए, अगर हम बात करें रोजरी बायोटेक के, सबसे पहले मैं आपको समराइज रिजल्ट बता देता हूँ। बहुत से लोगों को यहाँ पे इतना डिटेल्ड वीडियो नहीं पसंद होता है, तो समरी अगर अपन बताएं तो देखो, रिजल्ट वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के Q4 रिजल्ट की, तो अगर आप Q4 में वाई एंड वाई बेसिस पे देखोगे तो रेवेन्यू बढ़ता है 36.8% से, और EBITDA अगर आप देखोगे तो 46% से बढ़ता है, और पैट यहाँ पे 47% से बढ़ता है। लगभग सब में डबल डिजिट ग्रोथ है। ओवरऑल FY21 की जो ग्रोथ है अगर आप देखोगे तो 18% से रेवेन्यू बढ़ा, EBITDA यहाँ पे 17% से बढ़ा, और पैट यहाँ पे 22% से बढ़ा। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते तो आपको लगेगा कि Q4 के अंदर YoY बेसिस पे ग्रोथ ज़्यादा थी। इसके पीछे एक और रीज़न था कि पिछली बार यहाँ पे जो लो बेस था Q4 FY20 में अपने लॉकडाउन वगैरह चालू हो गया था, और इस Q4 FY21 में यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह इतने नहीं हुए थे, तो वो सारी चीज़ें हैं, एक वो इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अगर आप EPS की बात करते हो तो लगभग यहाँ पे EPS जो है कंपनी का 15.47 है, और अभी का जो अपना शेयर प्राइस चल रहा है इसका लगभग 1250 रुपये के लगभग चल रहा है रोजरी बायोटेक का शेयर। वहीं पे अगर अपन इसका पी रेशो कैलकुलेट करेंगे तो बैठता है 83 का, जो कि एक अपने आप में सभी स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी से इसको महंगा बनाता है। हम लोग बिज़नेस के बारे में थोड़ा आराम से समझेंगे, बट अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी महंगी कंपनी है। इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जो कि इसके बिज़नेस के बारे में है, और वो कोविड-19 प्रूफ बिजनेस है, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और जो कि वो लोग हैं उनका क्या कहना है, अगर आप देखोगे कमेंट में क्या बोला है कि देखो, जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है HPPC, यानी हेल्थ केयर एंड पर्सनल एंड परफॉर्मेंस केमिकल। हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर में जो परफॉर्मेंस केमिकल्स का जो यूज़ होता है ना, तो ये वाले जो बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ और रोबस्ट डिमांड दिखी गई है। उसके बाद थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन आया है TSC यानी टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, और AHN यानी एनिमल हस्बेंड्री न्यूट्रिशन केमिकल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, एनिमल हेल्थ केयर न्यूट्रिशन जो बिज़नेस है इनका, तो ये वो वाले बिज़नेस है। तो अभी मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो, कंपनी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस है ना HPPC है, जो कि हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और ये जो परफॉर्मेंस केमिकल्स में आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये कोविड-19 प्रूफ बिजनेस है, क्योंकि हेल्थ केयर और पर्सनल केयर की जो डिमांड होती है, अगर आप देखोगे हाउस होल्ड और ये जो पर्सनल केयर वाला जो बिज़नेस है, इसके अंदर हाइजीन प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, और एंटीवायरल जो बिज़नेस होता है ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए ये कोविड-19 प्रूफ है, क्योंकि इनको तो यहाँ पे कोविड-19 के कारण और ज़्यादा इनका कंजप्शन बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर TSC जो थोड़ा अफेक्टेड बिजनेस है, ये ऑब्वियसली टेक्सटाइल जो है, अगर आप देखोगे तो ये बिज़नेस अफेक्ट होता है, कहीं पर भी अभी लॉकडाउन वगैरह हो रहा है तो TSC बिज़नेस यहाँ पे इनका अफेक्ट होगा। बट अगर आप देखोगे एनिमल हस्बेंड्री और ये वाला जो बिज़नेस है, ये भी ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एक बिजनेस सेगमेंट का, मैंने आपको ग्लैंस पे बताया कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो एग्जैक्टली ये सारे हैं, एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन है। अच्छा, आने वाले टाइम में एक और क्या चीज़ होने वाली है कि जो इनका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऑपरेशंस था, एक्सपेंशन था दहेज प्लांट का, वो कंप्लीट हो चुका है, और अब कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है HPPC के लिए काम लेंगे, जो कि होम पर्सनल केयर एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस केमिकल वाला जो बिजनेस है, तो उसके लिए काम लेंगे जो सबसे ज़्यादा चलता है। और कंपनी बोल रही है कि आने वाले टाइम में उसके स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइंस और यूटिलाइजेशन लेवल्स नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में इंप्रूव हो जाएंगे। कंपनी ने ये भी बोला है कि यहाँ पे जो वैक्सीनेशन वगैरह चल रहा है और अभी सेकेंड वेव के कारण थोड़ा बहुत बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, बट कंपनी बोल रही है कि सूनर देन लेटर यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि रिवाइवल आ जाएगा और ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि 0.5 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये रिसेंटली ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, की जो डेवलपमेंट्स है अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 1,32,000 MTPA की है। एनहेंसिंग द टोटल कैपेसिटी, अभी अगर जो ये एक्सपेंशन कंप्लीट होने के बाद 2,52,000 MTPA की इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पूरे की पूरे रोजरी की, ठीक है ना। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके पास R&D, ऑटोमेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी तरह की फैसिलिटीज़ है और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इनके 2 प्लांट है ना, टोटल 2 प्लांट है, सिलवासा में है और एक दहेज में है। और वहीं पे कंपनी ने 300 करोड़ का यहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू किया था अभी अगर आप देखोगे लास्ट महीने में। तो वहाँ पे जो प्राइस था 996 रुपीज़ में यहाँ पे थोड़े बहुत शेयर होल्डर से पैसा उठाया था। और वहीं पे ये सारा इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है एकदम से किसी बड़े बिजनेस को यहाँ पे एक्वायर कर लेना या फिर एकदम से किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर फोरे कर जाना और एकदम से एक्सपेंशन कर जाना। मतलब अगर आप सोचो कि मैं पूरा कार का प्लांट एक्वायर कर लेता हूँ, नया का नया गाड़ी का प्लांट है ना, तो वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, और एक मैं नई गाड़ी लॉन्च करता हूँ तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। ये एक सिंपल सा यहाँ पे फंडा था। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, जहाँ पे हम थोड़ी डिटेल चीज़ें जानेंगे और यहाँ पे समझेंगे रोजरी बायोटेक के पूरे यहाँ पे चीज़ों को। अगर आप देखोगे तो ये रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो Q-on-Q और Y-on-Y बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है ना वो एकदम शानदार है। अगर आप इसको पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करते हो रेवेन्यू को, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ है। और नॉर्मली अपने को देखने को मिला था कि यहाँ पे बहुत सारी केमिकल कंपनीज, दीपक नाइट्राइट या फिर नवीन फ्लोरोसिन, दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट अच्छे थे, नवीन फ्लोरोसिन और जो विनाती ऑर्गेनिक्स वाली जो कंपनीज है, इन लोगों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी थी क्वार्टर रिजल्ट्स में। अगर आप देखोगे हम लोग ने काफ़ी केमिकल कंपनीज़ का एनालिसिस किए हैं, तो यहाँ पे जो Q-on-Q परफॉर्मेंस सबसे बेकार रही थी और कहीं कहीं पे ना Y-o-Y परफॉर्मेंस भी ख़राब रही थी। तो ये अगर आप देखोगे तो इसकी परफॉर्मेंस है ना Y-o-Y बेसिस पे तो बहुत ही शानदार है, बट यहाँ पे Q-on-Q पे भी काफ़ी अच्छी है। EBITDA मार्जिन की बात करें जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, देखो EBITDA मार्जिन लगभग यहाँ पे 16% के रहे, 0.12% तो ऊपर नीचे होता रहता है, नो इशू। बट पिछले साल से अगर आप देखोगे तो 1% का EBITDA मार्जिन बढ़ा है। पैट मार्जिन की भी बात करें तो लगभग यही बिल्कुल सिचुएशन है, 10% का पैट मार्जिन और 16% का EBITDA मार्जिन है। और ये सारी चीज़ें हैं। की फिनेंशियल्स में अगर आप देखते हो तो पूरे साल के लिए जो EBITDA मार्जिन रहा है वो 17.4% का रहा है, और यहाँ पे पूरे क्वार्टर के लिए अगर आप देखोगे तो पैट मार्जिन यहाँ पे 11.3% रहा है पूरे साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, और ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी परफॉर्मेंस है ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ये दिख रही है कि कंपनी अपने नए नए बिजनेस के अंदर जैसी ग्रोथ हासिल कर रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली P&L स्टेटमेंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, EBITDA मार्जिन्स वगैरह यहाँ पे कैसे कैसे आए कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और पैट मार्जिन्स वगैरह जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात करें। अगर आप देखोगे Q4 FY21 में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट लेके आ रहा है तो वो यहाँ पे टोटल रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस कंज्यूम्ड का लेके आ रहा है, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें। और बैलेंस शीट की बात करें तो अगर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी रहती है वो होती है यहाँ पे बोरोइंग्स। कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है वो अब जीरो हो गई है, जो कि कंपनी का यहाँ पे पहले है, प्रोस्पेक्टस भी था IPO के टाइम पे, तो कंपनी के यहाँ पे जो बोरोइंग्स तो है नहीं। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वो भी अब बची नहीं है। तो ओवरऑल ये बहुत ही डेट फ्री कंपनी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी बहुत ये करना, ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ वगैरह दिख रही है जो अगर आप देखोगे तो शायद ये करीबन करोड़ों में कितनी बैठेगी, तो यहाँ पे जो बैठती है 150 करोड़ की ये बता रखी है, ठीक है। 150 करोड़ की यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ है उसके अगेंस्ट में अपने पास कैश कितना पड़ा है, अगर आप देखोगे तो लगभग 73 करोड़ का तो यहाँ पे कैश पड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो है, बट ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो नेट डेब्ट जो है कंपनी की वो करीबन 70 करोड़ है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप बात करो नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ कंपनी की यहाँ पे 408 करोड़ है। अब अपन इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे मार्केट कैप से, तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे टोटल जो अपना प्राइस टू बुक रेशो। तो प्राइस टू बुक रेशो की अगर आप बात करें ना तो थोड़ा महंगा है ये, मतलब पी और पीबी रेशो में थोड़ा महंगा है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप, उसको 408 से डिवाइड करो तो 17 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो आता है। बट यहाँ पे थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी यहाँ पे डेट फ्री है। कैश फ्लोज वगैरह की अगर आप बात करोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर अपन देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी अगर आप देखते हो तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है।
वहीं पे कंपनी ने जो ओवरऑल यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग करी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने ये सारी चीज़ें करी है, और डिविडेंड वगैरह जो कंपनी अनाउंस कर पा रही है वो बेसिकली कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन के कारण कर पा रही है। अच्छा, यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे जो शिफ्ट आया है ना, ये आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस है। तो अगर अपन देखते हैं Q4 के अंदर, है ना, Q4 के अंदर यहाँ पे जो बिजनेस हुआ है वो आप यहाँ पे देखोगे तो ये है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे HPPC का जो शिफ्ट है, YOY जो HPPC के अंदर ग्रोथ है वो 40% की है, और TSC के अंदर 30% की ग्रोथ है। और वहीं पे अगर अपन देखें AHN के अंदर जो ग्रोथ है ना, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40% की उसके अंदर ग्रोथ है। तो ये ओवरऑल जो ग्रोथ है ये 40% की दिखी रही है आपको यहाँ पे Q-on-Q बेसिस, YOY बेसिस पे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट Q-on-Q बेसिस पे ये कंपनी का ये वाला सेक्टर थोड़ा ख़राब रहा है। बट अगर आप देखोगे सबसे बड़ा यहाँ पे जो सेक्टर है वो भी देख लेते हैं कि कौन सा है। अगर अपन देखेंगे, मैंने बताया कि यहाँ पे जो ग्रोथ थी वो यहाँ पे केवल इस कारण से थी, जो कि यहाँ पे HPPC के कारण से यहाँ पे ग्रोथ वगैरह थी। अच्छा, EBITDA और यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह की भी बात हम कर चुके हैं, पैट मार्जिन्स भी कर चुके हैं, अर्निंग कॉल्स के बारे में सारी चीज़ें बताइए। मतलब ओवरऑल आप यहाँ पे देखोगे तो हमें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देख लेनी चाहिए एक बार जो कंपनी ने डाली है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा क्या है। तो आई थिंक यहाँ पे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस नहीं है क्या, तो कंपनी के कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स नहीं है। कंपनी ने सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को डिक्लेयर तो नहीं किया है, बट मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के इनके बिजनेस सेगमेंट है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो ये आप देखोगे चार्ट, तो थोड़ा जो आप ग्राफ देखोगे तो ये एक अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है, और वापस एक ना नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए ये तैयार हो गया है। अगर आप देखोगे थोड़ा डाउन, हर बार अगर आप देखोगे तो पहले नीचे बनता है फिर वापस ऊपर चढ़ता है, ये एकदम सेम पैटर्न देखा गया है, और यही पैटर्न अभी यहाँ पे आ गया है। तो अगर आप इसको थोड़ा और गहराई से देखोगे तो अपने को ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ से वापस एक रैली अपटिक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या टारगेट हो सकते हैं ना, जो अभी भाव चल रहा है 1282 का, यहाँ से अपने को 1355 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपना जो रेजिस्टेंस लेवल भी है ना वो ये लगभग यही बता रहा है। अगर अपन देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर अपना देखेंगे R1 जो है ना वो भी 1355 का बता रहा है। तो 1355 एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है, रिजल्ट के चलते इतनी रैली देखने को मिल सकती है, बट सपोर्ट जोन अपना 1069 का हो सकता है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओवरऑल जो मेरे टारगेट है पूरे साल के लिए वो 1500 रुपये के टारगेट, एक लॉन्ग टर्म टारगेट, और किसी ने पुराने टाइम से अगर होल्ड करके रख रखा है तो इसे बिल्कुल होल्ड करके रखिए। अच्छी कंपनी है और ये सभी केमिकल कंपनी से अलग है, और थोड़ी बहुत इसके वैल्यूएशन पे कंसर्न है। बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार यहाँ पे एक अच्छी खासी छोटी मोटी एक 2-3% की रैली आने को मिल सकती है, जो कि आपके स्टॉक को 1355 तक ले जाएगी। और ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर अगर अपने को चेंजेस जानने हैं तो अपन वो भी जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, और उसके बाद हम लोग थोड़े बहुत बिजनेस के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेक है ये बड़ा है, बेसिकली ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था, तो उसमें FIIs बड़े बड़े आए थे, जिनकी बात करें तो अपन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी एक स्विचिंग करके आया है APG इमर्जिंग फंड, फिर टाइयो ग्रेटर इंडिया फंड और गोल्डमैन सैक्स का स्टेक है। अच्छा, DIIs में अगर हम बात करें SBI स्मॉल कैप है, प्रिंसिपल ट्रस्ट है, UTI फ्लेक्सी और इन्वेस्को था जिसने अपना स्टेक बेच दिया है। फिर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट है जो कि यहाँ पे ये सारे काम कर रहा है, जो 1.44% का स्टेक लेके बैठा है। और बाकी अगर अपने को देखना है कि यहाँ पे जो इनके प्लेज शेयर होल्डिंग कितनी है और अगर है या नहीं है, चलिए, तो प्लेज शेयर होल्डिंग तो इसमें 0 है। अच्छा, बिजनेस सेगमेंट को अगर और ज़्यादा समझना है ना तो ये देखो, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे सोप्स, डिटर्जेंट्स और ये सेरेमिक्स और टाइल्स और ये वाला जो सेगमेंट है होम पर्सनल केयर में आता है। अब इसमें से क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा, वाटर ट्रीटमेंट और ये जो सोप, डिटर्जेंट और ये वाला जो है ना ये सबसे ज़्यादा चलता है। टेक्सटाइल के अंदर ये सारे हैं, कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, वूल, सिल्क और डेनिम वगैरह की काम करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन और हेल्थ वाले में क्या क्या है, पेट केयर और पोल्ट्री न्यूट्रिशन का बिजनेस है। अभी आप इसको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये वाले सेगमेंट में अभी है ना कोई बड़ी केमिकल कंपनी काम नहीं करती है, ठीक है। तो आप वैल्यूएशंस के टर्म में कर सकते हो कि केमिकल कंपनीज हैं, ये हैं, वो हैं, ठीक है, बट ये हर केमिकल कंपनी के साथ होता है। हर केमिकल कंपनी एक अलग इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अमाइन वाले हैं तो अमाइंस को सर्व करते हैं,
वो मेडिकल और फार्मा में ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, कंपनी का ओवरव्यू मैंने बताया, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। रेवेन्यू CAGR अगर आप देखोगे 42% है। सिलवासा और गुजरात में यहाँ पे इनका R&D फैसिलिटी है। अगर आप देखोगे सिलवासा IIT मुंबई के अंदर है, जो कि IIT मुंबई वाला भी थोड़े टाइम पहले ही चालू हुआ था। ओवरऑल कैपेसिटी मैंने आपको बताया कितने मिलियन टन पर है, 2,52,000 MTPA का है। पैट का CAGR 60% है। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो प्रमोटर्स हैं उनको यहाँ पे ओवरऑल 45 ईयर्स प्लस का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें थी, पूरा मेरा एनालिसिस था यहाँ पे रोजरी बायोटेक पे। मैं मानता हूँ इतना डिटेल्ड एनालिसिस और इतना शॉर्ट एंड क्यूरेटेड फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, लगभग 15 मिनट में आज हमने ख़त्म कर दिया। सारी चीज़ें अच्छी है, थोड़े बहुत वैल्यूएशन से कंसर्न है। और मैं मानता हूँ कि देखो 1355 तक तो नहीं जाए पता नहीं, बट एक है ना 1320 रुपये तक के एक लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। बट अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी केमिकल कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो उस कारण हो सकता है कि एक है ना इसके साथ भी ये हो जाए, तो ज़्यादा कॉशियस होना रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पे। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। बाइंग लेवल क्या रहेगा अगर किसी को लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए एंटर करना है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा अभी एक बार वेट करें। ये लेवल्स 1200 रुपये तक जब आए ये स्टॉक अगर, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। और फिर अगर आप उसके बाद जो बाइंग करना 1100 रुपये पे करना और फिर 1070 के लगभग वापस करना। तो ये मैंने स्टैगर्ड बाइंग के पैटर्न्स बताए हैं। आप हमें कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी है, किसी भी स्टॉक में अगर आप फंसे हुए हैं, कोई भी क्वेरी आपकी स्टॉक रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री सर्विस है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जो कि शायद यूट्यूब पर पहली बार कोई कर रहा है। तो अगर आप ये सब चीज़ें में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। सभी डिटेल्ड इनसाइट, स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए शेयर कीजिए वीडियो रोजरी बायोटेक का सभी शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।